शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए थे। मेरी सास ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी थी, जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा कि मेरी शादी तो एक बच्चे से हुई है, लेकिन जब मैं शादी की पहली रात कमरे में गई तो मेरे देवर ने वह किया जो कोई बड़ा भी ना कर पाए। उस बच्चे ने तो मेरी हालत ही ख़राब कर दी थी। मेरा नाम कोमल है और मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी कभी किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था, और माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। उन्होंने कुछ ही महीनों बाद दूसरी शादी भी कर ली थी। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के लिए कमाई करना शुरू कर दी। मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और घर का भी सारा काम मैं ही करती थी। मुझे तो ये लगता था कि घर की कमाई करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, तो शायद मेरे घर वाले मेरी शादी ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उनको नौकरानी मिली हुई थी और ऊपर से मैं महीने के 15,000 भी कमा कर देती थी, जो कि मेरी सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। मैं तो हैरत में रह गई थी। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। वो बोली, तुम शादी के लिए तैयारी शुरू कर दो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से ये बात निकाल ही दी थी कि मेरी शादी भी होगी। मुझे तो यही लगा था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करने लगी थी। शादी से पहले मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था, और शादी वाले दिन मैं शर्म और लिहाज की वजह से अपने पति को देख नहीं पाई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के साथ उनकी माँ और उनका एक 14 साल का छोटा भाई रहता था। मेरी सुहाग रात वाले दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तब मैंने पहली बार अपने पति को नज़र भर देखा। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहले दिन से मेरे साथ बहुत अच्छा, बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात की। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई उनके बेटे के समान है, क्योंकि जब वो 3 साल का था तभी उनके पापा का देहांत हो गया था। तब से उन्होंने अपने छोटे भाई को बेटे की तरफ पाला था। पापा के जाने के बाद मेरे पति ने ही अपने छोटे भाई के लिए पिता की जगह ले ली थी, और बचपन से ही उन्हें अपने साथ सुलाया करते थे। मेरे पति मुकेश ने कहा कि उनके भाई का नाम रवि है। वह बोले कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो मेरे भी छोटे भाई की तरह ही है। उनके बाद मेरी शादी की पहली रात बहुत अच्छे से गुजरी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह मेरे कमरे में मेरी सास आई और उन्होंने मेरी पहली रात को लेकर मुझे कुछ अजीब से सवाल किए, जिसे सुनकर मैं शर्म से नज़रें झुका ली थी। मैं सोचने लगी कि औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती है। उसके बाद मैं अपने देवर के पास थोड़ी देर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आई और बोली, अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म आज शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आएंगे, इसलिए तुम बहुत अच्छे से तैयार होना। वह जो भी तुम्हें पैसे देंगे बाद में वो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली औरत में से थी, लेकिन देवर बहुत ही अच्छा था। पहले तो वो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन फिर उसने बहुत अजीबोगरीब सवाल करना शुरू कर दिया। वो मुझसे बोला, आप भैया इस कमरे में क्या कर रहे थे? मैंने कहा, हम लोग बातें कर रहे थे। फिर वह बोला कि आप लोग तो जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। मैंने देखा था। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने सोचा इसका मतलब ये हमारे कमरे के बाहर ही था। मैंने मन ही मन डरने लगी थी, कहीं इसने सारी बातें तो नहीं सुन ली। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह बहुत ही आराम से मुझसे बातें कर रहा था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
मैंने सोचा कि मैं इससे काम की ही बात करूं, लेकिन फिर वो कहने लगा, आप कहाँ सोती है और भैया कहाँ सोते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। फिर वह पूछने लगा, क्या आप दोनों एक साथ सोते हैं। यह सुनकर तो मैं बहुत ही शर्माने लगी। जैसे तैसे मैं उसकी बातों को टाली और शाम को मैंने ये सारी बातें अपने पति को बताया कि मेरा देवर मुझे कैसे सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा, बहुत अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल, वह भी इस तरह के, आखिर कैसे आया। मेरे पति बोले, मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही उससे शिकायत करने लगी। मैंने कहा, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी सी उम्र के बच्चे के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मुकेश बोले, इस उम्र के बच्चों को कई चीज़ों को लेकर जिज्ञासा होती है, इसलिए वह इस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरे पति मुझसे कहने लगे, देखो मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना। उसके कमजोरी या उसकी गलती तलाश करने की जगह उसे सुधारने का सोचो तुम। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है और भाभी भाभी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह की सोच रही हो। मुकेश की बातें सुनकर मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया था। वह वाकई अपने भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। अगर मुझे अपने पति के खुश रखना है तो उनके सामने उसके भाई की कोई भी बुराई नहीं करनी है, उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को एक ही हफ्ता हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे, उन्हें मुझसे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वह मुझे आसपास ही होते थे। एक दिन तो सुबह से ही मेरी सास मुझे आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से जाने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे, मुझे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने क्या कभी फिल्म नहीं देखी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे को साथ बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह बहुत से वक्त हो चुके थे, लेकिन मेरे पति मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मुझे मेरी सास से डांट पड़ी और मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया, तुम्हारे अलावा उसे अब कोई दिखाई ही नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वह खुद ही मुझे रोक रहे थे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको खुश रखना, इसलिए मैं घर में सारे काम अच्छे से करती थी, कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, अपनी सास को कोई जवाब भी नहीं देती थी। अगर जवाब देती तो बहुत ही तरीके जिससे वह गुस्सा नहीं होती थी। सब कुछ सही चल रहा था। अभी मेरी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली। मेरे पति इस दुनिया से चले गए थे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि काश ये खबर झूठी हो, लेकिन जब लाश को घर ले आया गया तो हमारे होश ही उड़ गए और मेरी सास और देवर हम सब बुरी तरह से रो रहे थे। मेरा पति दुनिया से जा चुका था। ये दुख मेरे लिए बहुत ही बड़ा था। मेरी हालत रो रो कर बहुत ही ख़राब थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी, तू मेरे बेटे को खा गई है, तेरे कदम ही मनहूस है, तेरी वजह से ही इस घर का बारिश चला गया है, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तूने किया है। यह सब 2 महीने में ही ताने सुनकर मैं गुजारे थे, लेकिन उसके बाद ये वक्त भी खत्म हो गया था। मैंने सोचा मेरे लिए ये सब रखा ही क्या है, तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए रह ही क्या गया है। मेरे अपनों में सिर्फ पापा ही थे, बाकी मेरी माँ भी सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने ऐसी बात की जिसे सब हैरान रह गए थे। मेरी सास का कहना था कि ऐसे वापस नहीं भेज सकते हैं, ये मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा का कहना, उनका बेटा तो अब इस दुनिया से नहीं रहा, तो इसका यहाँ क्या काम है।
लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसका वजह से मेरा बेटा गया है और मेरे बेटे से अब कोई कमाने वाला भी नहीं है। मेरा अब एक ही बेटा बचा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर क्या हम भूखे मरेंगे? ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर का खर्चा चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, ये आप बहुत ही गलत कर रही है, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन मेरी सास ने ठान लिया था। फिर मेरे पापा और सास के बीच काफ़ी बहस हुई थी। काफ़ी बात इस तरह जाती तो कभी उस तरफ। फिर मुझसे पूछा गया तो जाहिर सी बात थी, मैं अपने घर वापस ही जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर से दम घुटता था। मेरी सास ने कहा, यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया था जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार थे। फिर नतीजा निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए, फिर मैं रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, वह मेरा 14 साल का देवर था, जिसके साथ मेरी शादी करने की बात होने लगी थी। सबने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी बड़ी है, इस तरह ये इस घर में रह जाएगी और इस घर की फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को इस शादी के लिए तैयार कर लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा, क्योंकि दोबारा इसकी शादी के लिए रिश्ते कौन तलाश करेगा। एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा? आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दें। समाज वाले भी बातें करेंगे। एक विधवा अगर फिर से सुहागन बन रही है, फिर इस ऑफर को ठुकराकर हम अपने साथ हमारे घर क्यों ले जाएंगे? वह भी वहाँ तो विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया और वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी मेरे देवर से करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और उसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पे रोई और चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी और मेरी सास ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। जिसके बाद मैं जिद करी कि मुझे अपने देवर के साथ कमरे में नहीं जाना है, लेकिन मेरी सास पीछे पड़ी हुई थी। उसके कहा, आज सुहाग रात की रात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा। क्या तू मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है? लेकिन फिर भी मैं नहीं गई। अगले ही दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे को इकट्ठा कर लिया। अब मैं रोज़ 30 से 40 बच्चे को पढ़ाती थी और मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता था। मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मुझे घर का भी काम करना पड़ता था। एक हफ्ता इसी तरह से बीत गया था। मैं अपने देवर के कमरे से जाने से घबराती थी। मुझे लगा वो बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता ज़बरदस्ती करवा दिया गया है। लेकिन अब बस वह अपने कमरे में ही रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर करना ही क्या था? लेकिन मेरी सास मेरे पीछे ही पड़ी थी। कुछ दिन तो इसी तरह से बीत गए थे, लेकिन एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरा देवर खुद ये कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह बच्चा, उसे इस सारी बातों का पता नहीं, इसलिए वो कह रहा होगा। उसके लिए ये सब नया है, इसलिए वह बहुत खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई थी इतनी जल्दी, लेकिन फिर मैं सोचने लगी, उसके दिमाग में ऐसी बातें मेरी इस पहली शादी के पहले दिन से ही था। मैं समझ गई कि उसे इस तरह की चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ अब नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया था कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन मेरे देवर को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वह बातें इस तरह से कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। आखिर भागकर कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता।
कि यह घर से भाग गई है। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर देती। मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे पति कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने उसको संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैंने ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी सास ने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बनाकर रखा है। तुम इसकी पत्नी हो। पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग रहेंगे? ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी शाम मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया और एक पल को मैंने सोचा कि मैं कमरे के अंदर ताला लगा लूं, लेकिन फिर मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दी थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे में आ गया। मैंने सोचा ये तो बच्चा है, उसे डरा धमकाकर सुला दूंगी। मैं बेकार ही इतना परेशान हो रही थी। ऐसे मेरी सास भी खुश होगी और मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। मेरा देवर जब कमरे में आया तो मुझसे बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, मैं अच्छी हूँ या बुरी, तुमसे कोई मतलब नहीं। मैंने उसे डांटा और कहा, चुप करके सो जाओ। लेकिन मेरा देवर मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने भी आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी उसे डर दिखाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर से बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई थी। उसने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि अपने पति से किस तरह से बात करते हैं? तो मुझ पे चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा, तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और मेरे पति बनने के लिए रो रहे हो। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा, तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। तुझे पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। अपने बाप जैसे भाई को भी मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। ये सुनकर मेरी रूह काँप गई। इसका मतलब मेरे पति को मारा गया था। उसने कहा, मैंने भाई की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है और सब ने यही समझा कि उनके साथ हादसा हुआ है। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, उसने सोच समझकर प्लानिंग करके मेरे पति को मार डाला था और अब खुद ही मेरा पति बना खड़ा था। यह कोई मासूम बच्चा नहीं था, यह शैतान था जिसने अपने भाई को मार डाला था, जो इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भागकर जाना चाहती थी, चीख चिल्लाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मैंने उसे जोरदार धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल आई और चीखने चिल्लाने लगी। मैंने सारी हकीकत चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। मेरे देवर ने सबके सामने मुझे झूठा कहा और कहने लगा, मैं उसे अपना पति नहीं मानती हूँ, इसलिए मैं उसे ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन इन लोगों ने मुझे वह भी करने नहीं दी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति के हत्यारे को हर हाल में सज़ा दिलवाकर रहूँगी। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। अब मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। मैं चुपचाप अपने देवर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दी और जब सभी सबूत इकट्ठे कर दिए तो उन सबको मैं पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस मेरे देवर को गिरफ्तार करके ले गई और कुछ महीनों बाद मेरे देवर का जुर्म साबित हो गया था और उसे जेल हो गई थी। सभी ये सदमा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका देहांत हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ
और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। मैं अपने पहले पति को आज भी बहुत याद करती हूँ। काश आज वह जिंदा होते तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।